चलिए आइए दोस्तों, अब हम कॉन्सेप्ट रिवीजन में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का कंसेप्ट रिवीजन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ में हम रिवीजन कर रहे हैं कंसेप्ट का। दूसरी एक और सीरीज़ होगी जहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे मैं आपका कंसेप्ट रिवाइज करवा लेता हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में सबसे पहले तो भाई अपना इनकम स्टेटमेंट याद होना चाहिए, जो हम लीवरेज में पढ़े, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में EBIT EPS एनालिसिस में पढ़े। वो स्टेटमेंट ऑलवेज याद होना चाहिए, हर एक चैप्टर में यूज़ होगा वो स्टेटमेंट। अगर वो नहीं आता तो मतलब FM ही नहीं आता, FM छोड़ देना चाहिए आपको। ठीक है जी, वो स्टेटमेंट नहीं आता मतलब कि FM आपको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ आपके पास में होती है। तो कहते हैं कि स्टेटमेंट क्या है सर, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करते थे, कंट्रीब्यूशन मिलता था, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो EBIT मिलता था। क्या मिलता था सर? EBIT। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते थे तो EBT मिलता था। EBT में से टैक्स माइनस करते थे तो हमें क्या मिलता था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, और आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह माइनस करते रहते थे। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में इनकम स्टेटमेंट थी, जो हमें EBIT EPS एनालिसिस में भी दिखा, लीवरेज में भी यूज़ होता है, सभी जगह यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट या फिर असेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट और असेट के बारे में डिसीजन लेते हैं। मतलब कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर किसी मशीनरी को हमें रिप्लेस करना है या फिर परचेज करना है तो करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली असेट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे इंटरेस्ट यूज़ वर्ड कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हम वर्ड इंटरेस्ट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम बात करेंगे सर नॉन केस डेप्रिसिएशन, नॉन केस आइटम डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन यूज़ करना है। देखिए कहता है कि सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वो तो सेम है। ठीक है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और आपको क्या मिलेगा? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर इंटरेस्ट नहीं डेप्रिसिएशन लिया जाता है। मतलब कि अर्निंग बिफोर, अर्निंग बोले प्रॉफिट बोले दोनों एक ही है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, EBDT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा, टैक्स माइनस कर देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम डिसीजन लेते हैं हम नॉन केस आइटम को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इसलिए जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था उसे हम ऐड बैक करेंगे ताकि नॉन केस आइटम की जो ट्रीटमेंट थी वो आमने सामने इक्वल होके ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर डेप्रिसिएशन को लेस ही क्यों करा था? लेस इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स का बेनिफिट आपको मिले, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स आपको डेप्रिसिएशन मैंडेटरी आपको माइनस करना है ताकि आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए और टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी आइटम है, डेप्रिसिएशन कंपलसरी कैलकुलेट करके माइनस करना होता है। जैसे ही आप माइनस करते हैं टैक्स बेनिफिट आपको मिल गया, उसके बाद आपको वो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है ताकि इसकी जो है आपकी ये जो ट्रीटमेंट है वो आमने सामने ख़त्म हो जाए, लेस और ऐड करके ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए करते हैं पहले ताकि टैक्स बेनिफिट मिल जाए। जैसे ही टैक्स बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक कर देंगे और काम ख़त्म। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बड़े वाले क्वेश्चन करते ये फॉर्मेट याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक एक करके मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड होता है सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है कि कैश फ्लो आपको गिवन होगा, इनटू PV फैक्टर करना है। आपके पास में PV फैक्टर जो है, आप यहाँ पे PV फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। PV फैक्टर कैसे निकलता है? आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, उसे आपको करना है 1/1 + R की पावर n। ठीक है, जिस भी ईयर का कैलकुलेशन करना है ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1/1 + R की पावर n। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल 10% आपको रेट गिवन है। रेट कितना है सर? 10%। अगर मुझे PV फैक्टर निकालना है डिफरेंट ईयर्स के, ठीक है, ईयर 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है 1/1 + R की पावर n। ठीक है, अगर मैं ईयर 1 का निकालूँ तो सर 1/1 + 10% करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर लेंगे 1 + 10% मतलब कि 1.1, और पावर n का मतलब होता है ईयर, जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1/1.1, 1/1.1, तो ये आंसर आएगा फर्स्ट ईयर का PV फैक्टर 0.9090।
ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए सेम 1/1 प्लस 10% करेंगे, ईयर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ कि ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ठीक है, पहली बार ही ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 1/1.1 किया, आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, अब सिंपली कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस करते जाना है, आंसर आ जाएगा। अगर सेकेंड बार इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मेरे सामने आंसर आएगा 0.8264। और एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ईयर 3 का आ जाएगा, और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे ईयर 4 का आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है। ठीक है, रिवीजन लेक्चर में ये सब कुछ नहीं बताना होता, लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया। चलिए, इसके बाद ये आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एक पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट पॉइंट है, हम एक के बाद एक कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद एक और है, आपके पास में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ARR निकालिए। ARR का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकलता है? कहता है कि 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। एक होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस, एक होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एनुअल बेसिस। टोटल में कहता है कि सब कुछ टोटल ले लो, इन्वेस्टमेंट टोटल ले लो, ऊपर ऑलवेज एवरेज प्रॉफिट ही लेना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। कहता है कि सर टोटल और एवरेज इन्वेस्टमेंट में एक ही डिफरेंस है, डिवाइड बाई जो आप लेते हैं वहाँ पे डिफरेंस रहता है। ऊपर सेम है, एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय आपको करना है, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट ले लेना, इंटू 100 करना, आंसर आ जाएगा ARR का परसेंटेज। एवरेज इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि सर एवरेज प्रॉफिट पर एनम, ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट लेते हैं डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कर लेना। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कहता है कि सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग का मतलब होता है सेल्वेज। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देना और काम खत्म, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कई बार वर्किंग कैपिटल गिवन होता है, तो और कुछ नहीं यहाँ पे करना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करा, जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए 10,000 आया। ठीक है, उसमें सिंपली वर्किंग कैपिटल ऐड कर देना। क्वेश्चन में मान लीजिए 20,000 गिवन है तो ऐड कर देना, काम खत्म, वही आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और काम खत्म। ठीक है, तो वो आपका कर सकते हैं और इंटू 100 कर सकते हैं। एक होता है एनुअल बेसिस में होता है ये कि हर साल के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग एट द पर्टिकुलर ईयर, जिस भी ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर का ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना है वो लेना है। ठीक है, ये बेसिकली जनरली नहीं पूछा जाता, ARR टेक्निक नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हमारे मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन है, वो देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड कर रखे, तो वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में हो सकता है ये इंक्लूड ना हो, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आपके पास में लेक्चर्स भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप ये ARR को देख सकते हैं। इसके बाद एक होता है पे बैक पीरियड और दूसरा होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दोनों एक ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पे बैक पीरियड ऐसा कहता है कि भाई इनफ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और आउटफ्लो गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इनफ्लो आपको कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में आपको इनकम देगा वो 2,000, 4,000 और तीसरे साल में 12,000। तो पे बैक पीरियड कहता है कि सर जो भी खर्चा किया वो कितने साल में आपके पास में जो भी खर्चा किया कितने साल में कवर हो रहा है, इसी का नाम है पे बैक पीरियड। इन हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ टू बी कवर्ड। ठीक है, कितने साल में अमाउंट कवर हो जाता है, यही हमें देखना है। पे बैक पीरियड यही कहता है कि देखिए ज़रा 10,000 खर्चा किया है, कितने साल में कवर होता है? कहता है 2,000 यहाँ पे मिला, 4,000 यहाँ पे मिला, मतलब कि अभी तक कितना हो गया सर? 6,000। अभी कितना रिकवर करना है? 4,000 और करना है। ठीक है, तो कहता है कि इसमें से 4,000 हमें लेना है, बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। तो कहते हैं कि देखिए 4,000 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कर देना। 4,000 यहाँ पे चाहिए, तो 4,000 चाहिए हमें, डिवाइड बाय है कितना? 12,000। ठीक है, डिवाइड बाय 12,000 कर देना। जो भी आंसर आया वो आंसर लिख लेना। 2 साल पूरे लगे और तीसरे साल में ये जो अमाउंट आया वो ऐड कर देना, मतलब कि यहाँ पे कितना आएगा सर? 0.33। तो 2 साल पूरे और प्लस 0.33, मतलब कि आपका ईयर आ गया 2.33। ये पे बैक पीरियड है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहता है कि सर कितने साल में आपने अमाउंट रिकवर किया, इससे ज़्यादा कितना किया उससे कोई लेना देना नहीं, कितने साल में अमाउंट रिकवर किया ये देखता है पे बैक पीरियड। ठीक है, एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इनफ्लो इनटू आपको सिंपली PV फैक्टर कर देना है, PV फैक्टर। ठीक है, PV फैक्टर करके जो अमाउंट आया
उससे आपको कैलकुलेशन कर लेना है, सेम चीज़ है, ठीक है, उससे सेम चीज़ें कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि सर एक पॉइंट याद रखिएगा कि सैलवेज क्वेश्चन में गिवन होती है। सैलवेज का मतलब एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, ईयर एंड डेट पे आपको सैलवेज मिल जाती है। तो सैलवेज अगर मिलती है तो क्या करना है, कुछ नहीं, सैलवेज फॉर एग्जांपल 2000 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो कुछ नहीं, थर्ड ईयर में सैलवेज भी मिल रही है ना, तो इसमें ऐड कर देना 2000, ठीक है। तो इसे 14,000 मानेंगे, 12,000 की जगह क्या मानेंगे सर, 14,000 है, बस काम खत्म, ठीक है जी। इसके बाद होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो को हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना, आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। नॉर्मली आउटफ्लो जो है ईयर 0 पे होता है, मतलब कि वो ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू पे ही होता है, ठीक है। इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट ईयर के हिसाब से होता है, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यही इनफ्लो है, ठीक है, ईयर 1 में 2000, ईयर 2 में 4000 और 12000। तो इसे प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली इसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीवी फैक्टर के लिए रेट क्वेश्चन में गिवन होगा और वो 1/1 + r की पावर n करके निकाल लेना, ठीक है, पीवी फैक्टर, और मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया वो क्या आ जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने आंसर आ जाएगा। ओके। इसके बाद एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या फिर जिसे हम कहते हैं डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर, या फिर इंडेक्स, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी कहते हैं। ये जब पूछा जाता है, कहता है कि इसका फॉर्मूला एक ही होता है, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, दोनों प्रेजेंट वैल्यू में लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, काम खत्म, ठीक है जी। कहता है कि सर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एनपीवी और आपके पास में पीआई, एनपीवी और पीआई में एक रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप, कहता है कि सर एनपीवी इज इक्वल टू रहता है पीआई -1, पीआई -1 इंटू आउटफ्लो करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में पीआई जो है 1.43 है, ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर देना और इंटू कर देना, आउटफ्लो मान लीजिए 10,000 है, ठीक है। तो ये जो आंसर निकलेगा वो आपका एनपीवी निकलेगा, ठीक है। कई खबर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, वैसे आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। एक आईआरआर मेथड होता है, आईआरआर मेथड मैंने यहाँ पे लास्ट में ले रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, बड़े वाले क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी होते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन में अगर सब्सिडरी फ्रॉम गवर्नमेंट गिवन है, ठीक है, तो सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट अगर गिवन है तो उसे हम कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 140 लाख रुपए, 140 लाख रुपीज़ की मशीन है, ठीक है। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए की आपको सब्सिडी प्रोवाइड करी है, तो कॉस्ट कितनी मानी जाएगी सर, 120 लाख, ठीक है। और डेप्रिसिएशन वगैरह इस पे कैलकुलेट होगा। ये आप जो है ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर पढ़ के आते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है तो उसे हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट मिला उस पर डेप्रिसिएशन आपको दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने का, क्वेश्चन में कहा गया हो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल ईयर 3 का बिगिनिंग ऐसा वर्ड यूज़ करा है, तो इसका मतलब होता है ईयर 2 का एंडिंग, ठीक है। एंडिंग में कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा, क्योंकि पीवी फैक्टर जो हमारे पास में होते हैं वो पीवी फैक्टर ईयर एंड के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कहा है कि ईयर 3 का बिगिनिंग या फिर ईयर 2 का बिगिनिंग, तो इसका मतलब होता है सर ईयर 2 का एंडिंग या फिर ईयर 1 का एंडिंग, ठीक है। मैं कहूँ सर बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, ठीक है, ईयर 3, इसका मतलब होता है सर एंडिंग ऑफ ईयर 2, ठीक है, ईयर 2। मैं कहूँ सर ईयर 3 का, ईयर 2 का बिगनिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एंडिंग ऑफ ईयर 1, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में होती है। ओके, तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ईयर 3 का बिगनिंग के लिए हमारे पास में कोई पीवी फैक्टर नहीं होता, ईयर 2 का एंडिंग के लिए ईयर 2 का पीवी फैक्टर होता है, ईयर 2 का पीवी फैक्टर यूज़ करना है, काम खत्म। ये क्वेश्चन में आएगा तब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद होता है वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है ना, तो ईयर 0 में उसे ऐड कर देना और लास्ट ईयर में भी वापस उसे ऐड कर देना। देखिए, वर्किंग कैपिटल शुरुआत में हमारे पास में खर्चा होता है, ठीक है। ईयर 0 का मतलब आपको पता है सर आउटफ्लो, ईयर 0 का मतलब खर्चा, ठीक है। तो सबसे पहले खर्चा हुआ है, इसलिए खर्चे में जाके ऐड करेंगे, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल का ऐसा होता है, जैसे ही बिजनेस बंद हो जाता है लास्ट में आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ईयर 0 में आपने खर्चा दिखाया,
फिर लास्ट ईयर में आप क्या करेंगे, एज ए इनकम दिखा देंगे, ऐड कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो ध्यान रहे सर, दोनों आपको बार ऐड ही करना है, एक भी बार डिडक्ट नहीं करना है, दोनों बार ऐड ही है। ठीक है, ऐड और ऐड। पहली बार जो ईयर 0 में ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे खर्चा दिख रहा है, ये माइनस हो रहा है। ठीक है, खर्चे में खर्चा आपको इनकम में ख़त्म हो जाए, मतलब कि ये अल्टीमेटली डिडक्ट हो रहा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वर्किंग कैपिटल दिया है तो ईयर 0 में ऐड करना और लास्ट ईयर में वापस से ऐड कर देना, काम ख़त्म। ठीक है, अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रहे सर, अगर वो कंपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है क्लियरली एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, तो ही इसे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी माना जाएगा। ठीक है जी, तो अगर कंपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग ऐसा क्वेश्चन में लिख रखा है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट जो भी लॉस आया उस पर टैक्स सेविंग दिखा देना है उसी साल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि सर आपके पास में प्रॉफिट जो है वो लॉस में आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट या फिर आपके पास में लॉस, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में आ रहा है 30,000। ठीक है, ये लॉस आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि सर जो कंपनी वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए 30% टैक्स पे करना होता है। अब लॉस हुआ है तो 30% टैक्स तो पे होगा नहीं, लेकिन 30,000 पे 30% करिएगा, 30,000 पे 30% करिएगा, 30%। तो ये 9,000 जो आया वो आपका अल्टीमेटली जो है क्या मान लिया जाएगा सर, आपका टैक्स बेनिफिट, मतलब कि आपका ये प्रॉफिट में से टैक्स बेनिफिट मान लिया जाएगा। 30,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, 30,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा अब 21,000। एक टैक्स बेनिफिट का काम करता है, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको बेसिकली। ठीक है, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर न्यू एग्जिस्टिंग कंपनी है तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा या फिर क्लियरली कहा है न्यू कंपनी, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्लियरली अगर एग्जिस्टिंग कंपनी कहा है तो ही हमें इसे क्या करना है सर, इसे टैक्स सेविंग दिखाना है इस तरीके से। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा या फिर क्वेश्चन ने न्यू कंपनी ऐसा कहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो उसे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिल्कुल आपको जो है इनकम टैक्स में पढ़ते वही उसी तरीके से कि एक साल में लॉस हुआ है तो उसे दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और दूसरे साल की इनकम के साथ उसे एडजस्ट करेंगे और फिर रिमेनिंग जो अमाउंट आता है उस पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। कहता है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन चला रहे हैं, ठीक है, और मशीन में हमारे पास में 5,000 का खर्चा होता है। अब हमने कोई यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट देखा जहाँ पे दूसरा एक मशीनरी रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है, और मशीन रिप्लेस करने से कुछ खर्चा होगा, लेकिन ये जो हर साल खर्चा होता है वो बच जाएगा। ठीक है, ये जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, तो ये खर्चा जो हो रहा था वो बच जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये इसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग इनकम। अगर वहीं पे उल्टी बात करूँ मैं, कहता है कि सर यहाँ पे एक मशीन है हमारे पास में करंटली चला रहे, ठीक है, मशीन हम करंटली चला रहे, ठीक है, जिसे हमने 2 लाख रुपए में परचेज़ किया था। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई इसका मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, लेकिन कहता है कि न्यू प्रोजेक्ट आया, एक मशीन हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये मशीन रिप्लेस करते तो हर साल हमें 5,000 मेंटेनेंस का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। ठीक है, खर्चा हो रहा है बेसिकली, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये बेसिकली क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास में IC मॉड्यूल में अगर आपके पास में है तो देखिए, गैलन वाला जो एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक पॉइंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक पॉइंट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कहते हैं कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो कहते हैं कि देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट सबसे पहले बाद में, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद ये आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जो इनकम स्टेटमेंट हमने सबसे पहले देखा ना, उसमें कहता है कि सेल में से यहाँ पे सेल में से आपके पास में क्या करना है सर, इफ़ इट इज़ डिडक्ट कर देना है। ठीक है, सेल में से डिडक्ट कर देना है, बस इतना याद रखिए। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो सेल में से डिडक्ट कर देना। ठीक है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ा, यहाँ पे आप जो है माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे।
ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन क्लियरली नेट ऑफ टैक्स, मतलब कि आपको ये कहता है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट 2000 है लेकिन इसमें से टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो फिर कहता है कि फिर आप जो है क्या करेंगे सर, इसे आप जो है आफ्टर टैक्स अमाउंट में लेस करेंगे। मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर टैक्स यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि कॉस्ट ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे। क्या चीज़ें क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो यहाँ पे सेल में से माइनस होगा। अगर क्वेश्चन क्लियरली बता रखता है कि भाई टैक्स है नेट ऑफ टैक्स, तो नेट ऑफ टैक्स है तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद कहता है ऑपरेटिंग इनकम है तो सेम ट्रीटमेंट, सेल में से आप ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड करना, कॉस्ट है तो माइनस करते हैं। ठीक है, ये डिडक्ट होता है, कॉस्ट है खर्चा है इसलिए माइनस होता है, इनकम है तो ऐड करते हैं, बस काम खत्म, इतना ही है। इसके बाद कहता है कि सर परचेज प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में और इंस्टॉलेशन कॉस्ट गिवन है, तो कहते हैं कि सर क्या परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडेड होता है? तो आईसीएम मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। तो आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से कहते हैं कि सर इंस्टॉलेशन कभी भी परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं रहता और हमें भी यही मान के चलना है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। ठीक है, आईसीएम मॉड्यूल ये करता है तो हमें करना पड़ता है। तो कहता है कि ध्यान रखिएगा परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करोगे ना, तो परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन ऐड करके जो अमाउंट आया उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आईसीआई इस तरीके के फॉर्मेट यूज़ करता है तो हमें भी ये करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संक कॉस्ट किसी भी तरीके की कंसिडर नहीं करेंगे, उसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च खर्चा किया है, रिसर्च पे खर्चा किया है 20,000 का, तो उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसे कम्प्लीटली इग्नोर करना है। आईसीएम मॉड्यूल में ऐसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है कि एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ तो मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है, तो कहता है इज गिवन एट द बिगिनिंग देन दिस विल बी एडजस्ट डिडक्ट फ्रॉम इनफ्लो। क्या कहना चाहता है सर? कहना ये चाहता है बेसिकली, मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको गिवन है 20,000 रुपये का। ठीक है, तो 20,000 रुपये का एक्सपेंस आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है ना, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको जितना भी इनफ्लो हो रहा है ना उसमें से डिडक्ट कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, 20,000 का खर्चा हो रहा है मान लीजिए मेंटेनेंस एक्सपेंस का, तो आपको सिंपली उस साल की इनकम हो रही है, मान लीजिए 50,000 की इनकम हुई है, तो 50,000 में से 20,000 माइनस कर देना और आपका इनफ्लो माना जाएगा 30,000। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ओके जी, अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक आपके पास में होता है कि कभी कभार आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करनी होती है और प्रोजेक्ट की अनइक्वल लाइफ होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट की अनइक्वल लाइफ होती है, तो कहता है कि कंपैरिजन कैसे करें, तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट निकाल लीजिए डिवाइड बाय पीवीफा। पीवीफा का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल, सम ऑफ पीवी फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ पीवी फैक्टर कर देना, काम खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास में, देखेंगे। ठीक है, वो जो आप चेन मेथड आप पढ़ते हैं ना, इलस्ट्रेशन है, देख लीजिएगा मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन चेन मेथड वगैरह, तो वो आपके पास में है, वो आप देखेंगे। ठीक है, इन द क्वेश्चन कहता है कि अगर आउटफ्लो और इनफ्लो गिवन है तो एनपीवी मेथड यूज़ होता है, अगर ओनली आउटफ्लो गिवन है तो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाता है। ये क्या मतलब है, ये क्वेश्चन के साथ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, मैं क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊँगा तब समझ आएगा। इसके बाद एक होता है आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड के लिए दो आपको रेट एज्यूम करने होते हैं, एक लोअर रेट जिसे हम कहते हैं, एक हायर रेट कहते हैं। ठीक है, दो रेट आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होंगे एग्जाम में के अंदर। ठीक है, दो रेट या फिर दो से ज़्यादा गिवन होंगे, उसमें से कोई भी दो सिलेक्ट कर लेना और क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान रहे सर, लोअर रेट और हायर रेट जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, एक का एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, एक का नेगेटिव होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद रखना है और आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद होता है MIRR मेथड। MIRR मेथड के लिए एक ही इलस्ट्रेशन है और अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वही इलस्ट्रेशन आएगा, वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपके सामने, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर, इसका फॉर्मूला याद रखने लायक है। कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो आपको लेना है डिवाइड बाई इनिशियल आउटफ्लो। ठीक है, और आपको इसका रूट निकाल लेना है, n कर देना है n टाइम्स और फिर लास्ट में -1 कर देना है। ठीक है, कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कैसे निकलता है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही इलस्ट्रेशन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। इसके बाद होता है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग में ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, मान लीजिए प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, और हमारे पास में मान लीजिए कुछ अमाउंट दे देता है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने लायक है। कहता है प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो पीआई के बेसिस, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो हमने देखा ना, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, इसका फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे हर एक का पीआई निकाल लेते हैं, और पीआई जिसका ज़्यादा है उसे रैंक 1 देते हैं, जिसका कम है रैंक 2, उससे कम है तो रैंक 3, इस तरीके से रैंकिंग दे देते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा रैंकिंग है सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उससे कम है तो उसके बाद जो अमाउंट बचा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है तो पीआई का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। कहते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन में सबसे हाईएस्ट जो कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करेगा वो हम इन्वेस्ट कर देंगे। इसके लिए भी एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि सर एआरआर में ऐसा होता है कि जो डिज़ायरेबल रिटर्न होता है, अगर एआईआर उससे ज़्यादा है, ठीक है, उससे इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा रिटर्न 12% तो होना ही चाहिए। डिज़ायरेबल रिटर्न का मतलब एज्यूम हमारा डिज़ायर कितना है, तो फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर रहे हैं कि 12% तो रिटर्न होना ही चाहिए। अब एआरआर जो है वो 12% या फिर 12% से ज़्यादा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट को, वरना नहीं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है पे बैक पीरियड के हिसाब से, तो पे बैक पीरियड में भी सेम कहता है कि पे बैक पीरियड में जितना टाइम ज़्यादा लगेगा रिकवर करने में उतनी बुरी चीज़ है। फॉर एग्जांपल 10,000 इन्वेस्ट किए हैं हमने, तो जल्द से जल्द मिल जाए, जितना जल्दी मिल जाए 10,000 हमें वापस, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसमें उल्टा है, कहता है कि मान लीजिए हमने 3 साल एज्यूम किए थे, 10,000 3 साल में मिल जाएगा, तो अगर 3 साल या फिर उससे कम पीरियड में कोई प्रोजेक्ट अमाउंट दे देता है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर रोक के रखता है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। एनपीवी का मतलब होता है सर, एनपीवी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो है या फिर उससे ज़्यादा है तो एनपीवी अच्छा है। एनपीवी अगर नेगेटिव चला गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए ज़ीरो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव गया एनपीवी तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए हम कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बस टेक्निक में ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, कि अगर एनपीवी से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एनपीवी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पीआई में कहता है सर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। पीआई में 1 से ज़्यादा, इसका लॉजिक ये है कि सर सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। ठीक है, और 1 से ज़्यादा, 1 या फिर 1 से ज़्यादा कब आएगा, जब आपका इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के इक्वल होगा या फिर आउटफ्लो से ज़्यादा होगा, मतलब कि प्रॉफिट कर रहे होगे आप। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका लॉजिक ये रहता है कि सर 1 या फिर 1 से ज़्यादा पीआई है तो एक्सेप्ट करना, वरना नहीं। आईआरआर का मतलब होता है कॉस्ट, ठीक है, खर्चा। तो कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा या फिर इसके इक्वल होता है तो आईआरआर वाला जो अमाउंट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना नहीं। आईआरआर का रेट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है जी। और एमआईआरआर में कहता है सेम चीज़ आईआरआर की तरह ही है। ठीक है, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास में। आईआरआर का मॉडिफाइड वर्जन है एमआईआरआर। ठीक है, तो सारे के सारे रूल तो उस पर सेम ही लगते हैं। ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाया, लेकिन कंसेप्ट ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डायरेक्ट कंसेप्ट आपको समझ नहीं आते। क्वेश्चन में करवाऊंगा, वहाँ पे कंसेप्ट भी आपको दिखवा दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में ख़त्म।